आज की वीडियो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में रहेगी कि क्या इसका रोल रहेगा जो वर्ल्ड में सोलर पावर का यूज़ करने के लिए इंडिया का कितना बड़ा रोल रहेगा और इंडिया को क्या क्या ऐसे बेनिफिट मिल सकते हैं इस सोलर अलायंस से। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो यूनाइटेड नेशंस के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि अभी तक सब कंट्रीज़ ने अभी साइन नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया है, लेकिन जिसके मेंबर कंट्री हैं जिन्होंने जिसको प्रपोज कंट्री हैं वो यूएन के बाद सबसे बड़ी कंट्री है। तो इस आज की वीडियो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में रहेगी और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं इसकी कि ये है क्या। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो ये बता ही चुका हूँ, जो प्रपोज की थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और यही एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। और यह एक बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के लिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में होना। ये इस तरीके से और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होना ये बताता है कि इंडिया केपेबल है वर्ल्ड को लीड करने के लिए या इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए ग्लोबली। देखिए, जो इस अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो बेसिकली सनशाइन कंट्रीज़ को लेने के लिए हुआ था। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। उनका मतलब यही था कि जो हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के बीच में कंट्रीज़ हैं उनको मेनली पार्ट बनाया जाए। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कंट्री जो भी इनके बीच में कंट्रीज़ होंगी, इन दो रीजन्स के बीच में उनको इसका पार्ट बनाया जाएगा, चाहे वो इनके बीच में पार्शली हो या कम्प्लीटली हो। तो इंडिया एक इसके बीच में एक पार्शली कंट्री है, तो इंडिया भी इसका एक मेंबर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इनके बीच में कंट्रीज़ होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के बीच में, वो ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन सकती हैं। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो लाई नहीं करती हैं इस रीजन में, वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। जैसे कि कल को अगर यूरोप की कोई कंट्री बनना चाहे तो वो भी इसका पार्ट बन सकती है। लेकिन जो इनके बीच में कंट्रीज़ रहेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के बीच में, उनके पास एक स्पेशल पावर रहेगी वोटिंग करने की पावर, जो कि अदर कंट्रीज़ के पास नहीं रहेगी। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो सब कंट्री को सेम मिलेंगे। और इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी सनशाइन कंट्रीज़ के बारे में, या जो है सूर्यपुत्र। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूएन के बाद ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी वर्ल्ड की, यानी यूएन के बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के में होंगे। और एक अच्छी बात है क्योंकि इस अलायंस की शुरुआत जो है वो इंडिया ने किया। तो आखिर अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 2 टायर स्ट्रक्चर होगी, यानी इसमें एक असेंबली होगी और एक सेक्रेटरीट होगा। जो असेंबली में बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सारे असेंबली में लिए जाएंगे वोटिंग के थ्रू। और ऐसे नहीं है कि जैसे इंडिया और फ्रांस जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो उनको कोई स्पेशल पावर मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी इसके मेंबर्स होंगे सबके पास एक पावर होगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के बीच में होंगी। सबके पास इक्वल राइट्स होंगे वोट करने के, और सब किसी को इसमें एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलेगी, चाहे वो इंडिया हो या फ्रांस हो, फाउंडिंग मेंबर्स हो या अदर नेशन हो, बेसिकली सबके पास इक्वल राइट्स होंगे। और जो सेक्रेटरीट है बेसिकली जो भी असेंबली में डिसीजन लिए जाएंगे वो सेक्रेटरीट का काम होगा उनको कंडक्ट करवाना, उनको ठीक तरीके से करवाना, और जितने भी वर्क रिलेटेड काम होंगे वो सारा सेक्रेटरीट संभालेगा। तो जैसे कि असेंबली डिसीजन मेकिंग के लिए होगा, चाहे वो बजट से रिलेटेड डिसीजन हो या डायरेक्टर जर्नल्स का सिलेक्शन हो, और ये सारा कुछ होगा जो वोट के तौर पे होगा, जो वोट के थ्रू ही इसमें डिसीजन मेकिंग होगी। और जो डायरेक्टर सेक्रेटरीट होगा जो कि चूज़ किया जाएगा अगेन असेंबली से, जो डायरेक्टर जनरल होगा वो 4 ईयर के टर्म्स पे सिलेक्ट किया जाएगा और जो कि रिन्यूएबल होगी। और हालांकि जो करंट में अभी जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं वो उपेंद्र त्रिपाठी हैं इंडिया के। तो अब जान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। का ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, 1 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट इसमें करना 2030 तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में हम सोलर पावर को
यूज़ कर पाएँ और सबको एक ग्रिड से कनेक्ट कर पाएँ। बेसिकली इसका पर्पस यही है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी को एक ग्रिड से कनेक्ट किया जाए, ताकि यानी किसी भी रीजन में वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बने वो क्लीन और अफोर्डेबल रेट्स पे बने। और इसका प्रपोजल यही है कि 1000 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी कैपेसिटी बनाना ग्लोबली 2030 तक। और सोलर एनर्जी को बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है बहुत सारी कंट्रीज़ में। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है सोलर एनर्जी, क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं इन रीजन्स में। अगर हम यूरोप को हटा दें, क्योंकि वहाँ की जो परचेसिंग पावर है लोगों की और इनकम है वो हाई है, लेकिन अफ्रीका और एशिया में ऐसा नहीं है, तो सोलर एनर्जी या सोलर पैनल ख़रीदना लोगों के लिए आसान नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है आम जनता को सब्सिडी के फॉर्म में। तो इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा हद तक इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन बाकी और कंट्रीज़ नहीं कर रही। तो मतलब बेसिक पर्पज़ इसका यही है कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए और जो कॉस्ट है, फाइनेंसिंग की कॉस्ट है, उसको रिड्यूस किया जाए, और जो टेक्नोलॉजी है वो ईजिली ट्रांसफरेबल हो अदर नेशंस में और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है उसने पहले ही सिग्नल दे दी हैं जो अदर फाइनेंस और डेवलपर्स हैं उनको, जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है। क्योंकि इंडिया ने अब तक 33 गीगावाट्स की लगभग जो है सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिया है, और आगे भी जो इंडिया ने इसका टारगेट रखा है 2022 तक इसको 33 गीगावाट से 100 गीगावाट तक का पहुंचाना। तो इससे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स तो क्रिएट होंगी और इंडिया एक ग्लोबल लीडर भी साबित होगा कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। और 2022 के बाद 2030 तक इंडिया जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो 33 से 35% तक सोलर एनर्जी पे ही करेगा। और जो इंडिया 30 से 35% तक ये जो अपनी सोलर कैपेसिटी बढ़ाएगा, ये जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाएगा, ना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके अलावा इंडिया 500 ट्रेनिंग स्लॉट भी प्रोवाइड करेगा। जो अदर नेशंस हैं जैसे अफ्रीकन नेशंस हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है जैसा कि इंडिया को है। इंडिया ने अभी हाल ही में जो है इंडिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बिल्ड किया है, और ये कहाँ बिल्ड हुआ है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इन 500 ट्रेनिंग स्लॉट के थ्रू ही अदर नेशंस में इंडिया जो सोलर पार्क डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और इंडिया ने सोलर टेक में भी बढ़ावा दिया ताकि जो इसकी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको भी बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो ये पैनल्स हैं, जो ये टेक्नोलॉजी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हो अदर नेशंस के लिए भी, ताकि जो हम क्लीन एनर्जी को, जो हमारा सपना है, जो क्लाइमेट में हमारा इसका असर पड़ रहा है, जो उसको कम से कम किया जाए। इसके अलावा भी इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे 175 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है और करेगा 2022 तक, जिसमें से 100 गीगावाट वो सिर्फ सोलर पावर से ही करेगा। और इसके अलावा भी इंडिया ने 28 करोड़ LED बल्ब जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 3 साल के अंदर किए, और जिससे $2 बिलियन की तो सेविंग होगी ही होगी। और इसके अलावा भी 4 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी सेव होगी। और जैसे कि बता ही चुका हूँ कि इंडिया ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगा जो ISA के मेंबर्स होंगे अपने 500 ट्रेनिंग स्लॉट के थ्रू, ताकि वो भी जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। और इंडिया ने जो R&D और सोलर टेक में और R&D में जो डेवलपमेंट की है और उसको भी और बढ़ावा देगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाए और क्लीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो पाए। क्योंकि जो अभी सबसे बड़ा रीज़न है कार्बन एमिशन का, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का ही है, जो कि फॉसिल फ्यूल से होती है या जैसे कि डीजल से या कोल से होती है। तो इसको कम करना और सोलर एनर्जी को बढ़ाना और क्लीन एनर्जी को बढ़ाना, ताकि इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा इंडिया ने 5 एकड़ की ज़मीन भी दी है ताकि जो इसका कैंपस है, फ्यूचर है इसका, वो बनाया जा सके। और इंडिया ने इनिशियली $27 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है। जो फंडिंग की है इंडिया ने अभी तक इनिशियली $27 मिलियन की है। और आप इन नंबर्स को टाइम टू टाइम चेक करते ही रहिएगा, क्योंकि ये इन द फ्यूचर बढ़ भी सकते हैं। और जो हाल ही में
अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने टोटल मेंबर्स हैं इसके, अभी जिन्होंने रेक्टिफाई भी कर दिया, तो टोटल अभी 67 मेंबर्स हैं। लेकिन टाइम टू टाइम आप चेक करते रहा करिएगा, अगर आप एग्ज़ाम देने की पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइमली अपडेट रहिएगा, क्योंकि ये इन द फ्यूचर और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मेन रीज़न ये भी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के बीच में जो भी कंट्रीज ली गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज हैं वो थ्रू आउट द ईयर 365 डेज में से 300 डेज तो रहती ही रहती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, इसलिए इन कंट्रीज़ को ज़्यादा चूज़ किया गया है। और जैसे पहले बता चुका हूँ कि अदर नेशंस भी आ सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या यूरोप हो, लेकिन उनको बेनिफिट तो सारे सेम मिलेंगे, बस उनके पास एक वोटिंग राइट नहीं होगा। जो वोटिंग राइट होगा वो उन्हीं कंट्रीज़ के पास होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के बीच में लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।